Hello everybody. Today is the 23rd of नमस्कार सभी को। August. It is आज 23 अगस्त है, रविवार का दिन है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि अगर कोई विस्फोटक घटनाक्रम होता है तो हम बाकी जो भी कर रहे हों उसके बावजूद यहाँ आकर आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। और हमारे पास अभी अभी कुछ बहुत ही विस्फोटक खबर आई है। हमें ये खबर सचमुच सिर्फ 10 मिनट पहले मिली है। इस पूरी बात को विस्तार से समझाने के लिए मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सम्मानित पत्रकार पेपे एस्कोबार मेरे साथ हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने रविवार होने के बावजूद हमारे साथ जुड़ने के लिए सहमति दी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। सबस्टैक पर जाइए, पेड मेंबर बनिए ताकि आप उन प्रयासों का समर्थन कर सकें जिनके जरिए हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते हैं जो सचमुच कहीं और उपलब्ध नहीं है। अब आपकी ओर। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर जेड, आप सभी का धन्यवाद। हाँ, आज रविवार है। हमारे नियमित कार्य लिहाज क्रम के लिहाज से ये बिल्कुल ये पूरी तरह जरूरी है। सबसे पहले इसलिए कि मैं 1 मिनट में फिर से मिस्टर जेड के पास जा रहा हूँ क्योंकि उनके पास हमें देने के लिए लगातार 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। उसके बाद हम उन्हें थोड़ा और समय लेकर विश्लेषित कर सकते हैं। और ये सब उस बात से जुड़ा है जो कल होने वाली है, यानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर का तेहरान का अहम दौरा, जहां कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मुद्दों की सूची बहुत लंबी है और हर मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले वापस आपके पास मिस्टर जेड। Quirk Dormatang is 8-3 forward. These 2 bombshells are back to back. Thank you. Thank you very much, Pepe. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पेपे। ये वाकई बड़े खुलासे हैं और हमारे वैश्विक दर्शकों के लिए आपके समर्थन के लिए हम आपके बेहद आभारी हैं। ये जानकारी हमें सचमुच 10 मिनट पहले, सिर्फ 10 मिनट पहले मिली है और हमें इसे आप तक पहुंचाकर खुशी हो रही है और हम ये काम इसी वजह से करते हैं। खैर, पहली और सबसे अहम खबर सुप्रीम लीडर के दफ्तर के भीतर से है। उनकी अनुमति से हम इसे आपके सामने ला रहे हैं। ईरान के तीसरे सबसे बड़े नेता स्पीकर गालिबाफ सुप्रीम लीडर के दफ्तर के अंदर एक अन्य पक्ष के साथ, जिसका नाम हम नहीं बता सकते, इस निमंत्रण पर चर्चा कर रहे थे। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ईरान को मक्का समझौते का 4था सदस्य बनने का निमंत्रण दिया है। The 4th member of the Mecca agreement. This is extraordinary news. ये असाधारण खबर है, असाधारण खबर। और जब असीम मुनीर कल यानी सोमवार को तेहरान में होंगे तो ये असीम मुनीर और ईरानी नेतृत्व के बीच होने वाली चर्चाओं की सूची में सबसे ऊपर होगा। सर्वोच्च नेता को छोड़कर लगभग हर अहम व्यक्ति के साथ। बेशक सर्वोच्च नेता को हर घटना की जानकारी होती है। वह सर्वोच्च नेता के दाहिने हाथ माने जाने वाले मोहसिन रजाई से मिलेंगे, वह गालिबाफ से मिलेंगे जो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति पेजेशकियान से, विदेश मंत्री अरागची से और अन्य सैन्य तथा नागरिक नेतृत्व से भी उनकी मुलाकात होगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त बहरीन के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के दूसरे नंबर के सैन्य अधिकारी के दफ्तर में हैं। वहां पाकिस्तान के कुवैत और सऊदी अरब के साथ जो संयुक्त रक्षा समझौते हैं उनमें शामिल होने को लेकर विस्तृत बातचीत चल रही है। ये मक्का समझौता नहीं है, ये संयुक्त रक्षा का सैन्य समझौता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Kikwader yam maujuda rashro bedded tamurs brains and heen strains word bird brain and nekvan brepits ganyamber abkareds house paper. But now breaking away. Back to you, Pepe. Well, it is. There's no question about that. बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई सवाल नहीं है। ये अपने आप में खेल बदल देने वाली बातें हैं। कल शनिवार से ही बहुत चर्चा चल रही थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। अफवाहें और इशारे थे कि यह निमंत्रण पहले से ही मेज पर है। मक्का पैक्ट में शामिल होने के लिए ईरान को पाकिस्तान का आधिकारिक निमंत्रण। मक्का पैक्ट अपने आप में, और इस मुद्दे पर मुझे थोड़ा अलग राय रखने दीजिए। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी को इसका असली पाठ नहीं पता।
क्योंकि पूरा पाठ कभी लीक ही नहीं हुआ। लेकिन मक्का पैक्ट की संभावनाओं के पीछे जो कुछ है वह पहले ही पूरे यूरेशिया में काफी हलचल पैदा करने लगा है। बात सिर्फ ईरान को दिए गए इस निमंत्रण की नहीं है, जिसके बारे में अब हमें पता है कि वह पहले से ही मेज पर है और संभवतः उस पर आधिकारिक तौर पर चर्चा होगी। शायद नहीं, इस पर तेहरान में असीम मुनीर की बड़े खिलाड़ियों के साथ आमने सामने आधिकारिक तौर पर चर्चा होगी। लेकिन दूसरे देश भी इसमें शामिल होने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। मसलन बांग्लादेश और मिस्र का मामला भी है। मिस्र के संबंध में मक्का पैक्ट के 3 सदस्यों में से कम 2 की स्थिति आखिर क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें मिस्र को लेकर अटकलों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बाद में मिस्र के शामिल होने की संभावना कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कूटनीतिक रूप से विवादास्पद है। तो इसे यहीं छोड़ते हैं। असल में हमारे पास जो बात है वह यह है कि मक्का पैक्ट का विस्तार संभवतः हो रहा है और अगले कुछ हफ्तों में या अगले 2-3 महीनों में इसके नए सदस्य हो सकते हैं। संयोग से यह अमेरिका के मिसेस स्ट्रैटफोर्ड से हो सकता है, जिनमें अब 3 महीने से भी कम समय बचा है। तो बहुत कुछ हो विलिंग। इस अवधि में यानी पूरा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में, जो संयोग से उस समय से मेल खाता है जब ईरान मूलतः मोर्चा संभाले हुए है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह आक्रामक रुख भी अपना रहा है। अगर इसे किसी पॉप स्टार वाले संभावित हेडलाइन की तरह कहें तो वह हर वो काम कर रहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन बुरी तरह घबरा जाए और ट्रंप मिड टर्म चुनाव हार जाए। यही अब ईरानी सरकार की आधिकारिक, अनौपचारिक, भूमिगत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नीति है कि अब बहुत हो चुका। रणनीतिक धैर्य का दौर अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। अब ईरान आक्रामक रुख अपना रहा है। और वैसे जब आप देखें कि मोहसिन रजाई हाल में क्या कह रहे हैं, मसलन इस सप्ताहांत, तो उनका कहना है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई उकसावा या तनाव बढ़ाने की कोशिश हुई तो हम तुरंत और बेहद कड़े तरीके से जवाब देंगे। In a really hardcore way. This is a direct message to the Trump administration. ये ट्रंप प्रशासन के लिए एक सीधा संदेश है। और सबसे असाधारण बात इस सोमवार तेहरान में मुनीर की बात पर आने से पहले यह है कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान से फिर कहा, और हमने यहाँ इसकी बार-बार रिपोर्ट की है। ट्रंप प्रशासन और खुद ट्रंप हमेशा असीम मुनीर से कहते रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई बाहर निकलने का रास्ता दो, कोई दूसरा रास्ता दो, कोई नकली सा रास्ता दो, कोई भी रास्ता दो, बस मैं एक माचो आदमी की तरह अच्छा दिखूं, जो जैसा कि हम सब जानते हैं लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक बार फिर ट्रंप प्रशासन ने इस्लामाबाद से कहा कि वह ईरान को एक प्रस्ताव भेजे ताकि बैक चैनल खुला रहे। Which is completely absurd when we compare. जो पूरी तरह बेतुका है, खासकर जब इसकी तुलना सोरोस के उस मोहरे, उस खिनौने स्कॉट बेसेंट से की जाए, जो सोचता है कि वह 9 करोड़ ईरानियों को सड़कों पर भिखारी बना सकता है। और वह सचमुच इस पर विश्वास करता है। जब वे ईरान के खिलाफ तथाकथित, खुद घोषित पूरी आर्थिक और वित्तीय जंग शुरू कर रहे हैं, तब अमेरिका के राष्ट्रपति उस पूर्व मध्यस्थ से कह रहे हैं, जिसे राष्ट्रपति ने खुद ही सिर्फ कुछ दिन पहले कूटनीतिक तौर पर पदावनत कर दिया था। हमने भी पिछले कुछ दिनों में यहाँ इसकी रिपोर्ट की थी। कृपया कुछ भी कीजिए ताकि ईरान फिर से बातचीत की मेज पर आए, जैसे कि ईरान किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने में दिलचस्पी रखता हो जो हर प्रतिबद्धता तोड़ देता है। सबसे ताज़ा मामला और बहुत बड़ा मामला बेशक वह डेड कैट एमओयू है। तो आने वाले कुछ दिनों में बैक चैनल के जरिए किसी तरह का संवाद जारी रह सकता है। लेकिन इस शतरंज की बिसात की नई पुनर्संरचना में सबसे अहम तत्व वास्तव में असीम मुनीर की तेहरान यात्रा है, क्योंकि जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह चर्चा करने जा रहे हैं उनकी सूची ऐसी है कि ठीक है, वह इन पर गालिबाफ से बात कर सकते हैं। अगर IRGC के अहमद वाहिदी से नहीं, तो वह मोहसिन रजाई से आमने सामने भी इन पर बात कर सकते हैं। लेकिन इस बात की संभावना है
कि मुनीर की मोहसिन रजाई से आमने सामने मुलाकात होगी, और यह सब बेशक सीधे नेता मुस्तफ़ा खामेनेई के कार्यालय तक पहुंचेगा और इन सारी चर्चाओं को उनकी मंजूरी मिलेगी। ठीक है, मेरा कहना है कि कमोबेश 5 मुख्य मुद्दे हैं। इस दिन बहुत मुद्दे सारे करने जा रहे हैं। सबसे पहले उस मरी हुई बिल्ली का क्या उसे फिर से जिंदा करने की कोई संभावना है? ये 9 जिंदगियों वाली बात नहीं है। अब तक तो उसके पास कम से कम 1500 जिंदगियां हो चुकी हैं, लेकिन any possibility of resurrecting the dead cat is not 9 lives. By now he has 1,500 lives at least. But considering that the Trump administration is actually ये देखते हुए कि ट्रंप प्रशासन वास्तव में पाकिस्तान से उस मरे हुए मुद्दे को फिर से जिंदा करने की गुहार लगा रहा है, मुनीर को एक बार फिर कल तेहरान के नेतृत्व के साथ बातचीत करते समय इसे सामने रखना होगा। ठीक है, मान लें कि हम एमओयू को फिर से पटरी पर ले आते हैं, तो क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? और जाहिर है हम ईरानी जवाब पहले से जानते हैं। वे ना कहेंगे सब कुछ एमओयू में है। अगर वह बातचीत की मेज पर और एमओयू पर वापस जाना चाहता है तो बात बहुत सीधी है। उसे उन प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा, उन 14 बिंदुओं का जो एमओयू में तय किए गए थे और जिन पर उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में हस्ताक्षर किए थे। तो हम देखेंगे कि कल यह आगे बढ़ता है या नहीं। बेशक वे स्कॉट बेसेंट की अगुवाई वाले नए समझौते पर चर्चा करेंगे, और ये शख्स इतना घिनौना है कि फिलहाल मैं खुद को कुछ कहने से रोकना ही पसंद करूंगा, क्योंकि वह सचमुच सोचता है कि वह हर जगह हर किसी से ज्यादा होशियार है और उसका आर्थिक वित्तीय युद्ध ईरान को झुकने पर मजबूर कर देगा। तो जाहिर है कल मेज पर इस पर चर्चा होगी, और यह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि असीम मुनीर ईरानी नेतृत्व के सामने सबके फिर से बातचीत की मेज पर लौटने की इस संभावना को कैसे पेश करेंगे। लेकिन बातचीत किस बात पर हो? बातचीत करने के लिए कुछ है ही नहीं, और ईरानी एक बार फिर कहेंगे बातचीत करने के लिए कुछ नहीं है। हम कोई नया एमओयू नहीं करेंगे। जिन सभी बातों पर बातचीत होनी थी वे एमओयू में है। इसलिए या तो एमओयू या फिर स्टैंग। ठीक है, और अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं। एक बार फिर, जैसा कि शुरुआत में मिस्टर जेड ने 2 बड़ी सनसनीखेज खबरों के बारे में कहा था, उनमें से एक है मक्का समझौता। तेहरान में अपने वार्ताकारों को आसिम मुनीर शायद विस्तार से समझाएंगे कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने के इस निमंत्रण में क्या क्या शामिल है और किन शर्तों पर यह प्रस्ताव है। जाहिर है हमें ईरान से कल या अगले कुछ दिनों में कोई तुरंत फैसला मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस बात को ईरानी नेतृत्व को विस्तार से समझाने के लिए राजनीतिक, सैन्य और भू राजनीतिक स्तर पर शायद सबसे उपयुक्त शख्स खुद आसिम मुनीर हैं। तो यह ऐसी बात है जिसमें उन्हें उनका प्रदर्शन बिल्कुल बेदाग होना होगा, ताकि वे ईरानियों को भरोसा दिला सकें कि यह ईरान के राष्ट्रीय हित में होगा। क्योंकि ऐसा समझौता जो अब तक बहुत अस्पष्ट है, हमें अंतिम दस्तावेज की शर्तें नहीं पता हैं। हमें यह भी नहीं पता कि इस दस्तावेज में बदलाव होगा या नहीं। हमें तो ये तक नहीं पता कि यह समझौता किसके खिलाफ है। ये किसी के भी खिलाफ हो सकता है। तो अगर असीम मुनीर है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस समझौते के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी हो सकती है, तो वह असीम मुनीर है। इसलिए वह ईरानी नेतृत्व को इसकी व्याख्या करेंगे। तो ईरान की प्रतिक्रिया के आधार पर इसके नतीजे कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है, बेहद दूरगामी और धरती हिला देने वाले होंगे। और 5वां मुद्दा जिस पर चर्चा होगी वह बेशक यमन है। यह सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तुर्की के लिए नहीं और पाकिस्तान के लिए भी नहीं।
This is a problem that Saudi ये एक ऐसी समस्या है जो सऊदी अरब ने खुद अपने लिए पैदा की है और कूटनीतिक समाधान के अलावा उन्हें कोई दूसरा रास्ता सूझ ही नहीं रहा। जाहिर है MBS इसे अपनी बेइज्जती समझेंगे या कुछ ऐसा ही। नहीं, उन्हें कूटनीतिक तरीके से ही पेश आना होगा, वरना अगर यमन के बुनियादी ढांचे पर सऊदी अरब का कोई सीधा हमला होता है, हुदैदा बंदरगाह में, उत्तरी यमन में, सना में वगैरह, तो जवाब पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। और फिर उसमें सऊदी तेल ढांचे पर यमनी हमले शामिल होंगे, जिनमें ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी होगी। सिर्फ जीजान की रिफाइनरियां या यनबू बंदरगाह ही नहीं। like in Jizan or in Yanbu port. So, तो असीम मुनीर यमन के बारे में ईरानियों की बात सुन सकते हैं क्योंकि उनके करीबी संबंध हैं। असीम मुनीर ईरान से ये सीख सकते हैं कि यमन से कैसे निपटना है और पाकिस्तान लौटने पर वो यह बात MBS तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मूल रूप से वे 5 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर कल की इस बेहद महत्वपूर्ण यात्रा में चर्चा होने वाली है। फिर एक अतिरिक्त मुद्दा भी है जो हर चीज से सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद कल आमने सामने की बातचीत में उस पर चर्चा नहीं होगी। वह है UAE, और यह ऐसी बात है जिसे ईरान और पाकिस्तान दोनों बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे UAE की गतिविधियों की जांच परख कर रहे हैं। दरअसल उन पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। micromanaging them, in fact. The UAE, for all the supposed ईरान से किसी तरह की सद्भावना हासिल करने के लिए UAE ने जो कथित कोशिशें की, जैसे कि उदाहरण के लिए $3 अरब नकद और 2 टन सोना भेजना, लेकिन तथ्य यह है कि वे अभी इजराइल के सुरक्षा ढांचे के भीतर हैं, यानी अमेरिका, इजराइल और अबू धाबी, और यह स्थिति जल्द बदलने वाली नहीं है। सीधी बात कहें तो UAE यूरेशिया एकीकरण पर दांव नहीं लगा रहा है, और ये सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि रूस और चीन से भी बिल्कुल अलग रुख है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। और सबसे पागलपन वाली बात, जो इसे और भी असल में यह समझ में ही नहीं आता, वे सभी ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसकी बैठक अब से 3 हफ्ते बाद नई दिल्ली में होने वाली है। in 3 weeks from now in New Delhi. This is going to be one of the most contentious. ये इतिहास के सबसे विवादास्पद ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में से एक होने जा रहा है, अगर सबसे जटिल नहीं तो, क्योंकि वे मिलकर कुछ भी तय नहीं कर सकते जब दूसरी समस्याओं के अलावा रूस, चीन और ईरान पूर्ण सदस्य हैं, और दूसरी तरफ ये है जो अमेरिका और इजराइल का सहयोगी है। तो नई दिल्ली में बड़ी मुश्किलों की उम्मीद कीजिए, किसी अंतिम घोषणा की उम्मीद मत कीजिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में सिर्फ एक ही चीज मायने रखेगी। दरअसल हम में से कई लोग वहां जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि शिखर सम्मेलन से कुछ महत्वपूर्ण निकलने वाला नहीं है। वह चीज है द्विपक्षीय बैठकें, और इन द्विपक्षीय बैठकों पर नजर रखनी होगी, खासकर रूस, चीन और ईरान की आपस में होने वाली द्विपक्षीय बैठकों पर। Iran, the bilaterals among themselves, and of course, the bilaterals. और जाहिर है भारत से जुड़े द्विपक्षीय संवाद भी। मसलन अगर भारत और चीन के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक होती है तो उसमें रूस मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, और जाहिर है रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी जहां रूस भारतीयों को कुछ समझदारी की बात समझाने की कोशिश करेगा। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। मुनीर की कल तेहरान यात्रा से लेकर 3 हफ्ते बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या होने वाला है तक, ये 3 हफ्ते बिल्कुल निर्णायक हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, और हम आपको मूल रूप से इसकी रूपरेखा बता रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में क्या हो सकता है या क्या होने की संभावना है। शुरुआत कल तेहरान में असीम मुनीर से होगी। वापस आपके पास मिस्टर जेड। Back to you, Mr. Z. Well, another very, very important खैर, set of चर्चाओं का एक और बहुत बहुत अहम दौर, जिसके बारे में मुझे पक्के तौर पर पता है कि कल होगा क्योंकि मुझे इसकी जानकारी दी गई है, वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान अगले 3 साल में व्यापार को 10 गुना बढ़ाने पर बात करने जा रहे हैं, यानी करीब 10 अरब से बढ़ाकर 100 अरब तक 3 साल में। 3 साल में, अब यहाँ 3 साल में, और ये बिल्कुल किया जा सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच Perspur båda sidor gehen. Man vill så säga. Jag tror att steg i
wir zum Wert auf Wortwahrschikor. And there is tremendous groundwork that has taken place already. There is a delegation existing today in Pakistan. आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तेहरान से आया एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, जिसे सचिवालय स्तर का प्रतिनिधिमंडल कहा जाता है। इसमें व्यापार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के लोग शामिल हैं। वे पाकिस्तान में अपने समकक्ष अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये काम आखिर किस तरह आगे बढ़ेगा। अब ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान IMF के दबाव में रहता था। पाकिस्तान अमेरिका यानी वॉशिंगटन के दबाव में रहता था और वह ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे वे नाराज हों। अब ये पूरी तरह बदल गया है, पूरी तरह बदल गया है, बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है। और इसकी वजह यह है कि चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि अगर वह तेहरान का समर्थन जारी रखता है, अगर वह चीन की उस नीति का समर्थन जारी रखता है जिसका मकसद अमेरिका से दूर रहना और अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर करना है, तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा सऊदी अरब से भी वित्तीय मदद के रूप में समर्थन मिला है। इसलिए पाकिस्तान ठीक उसके उलट कर रहा है जो ट्रंप चाहता है कि पाकिस्तान करे। ट्रंप मुश्किल में है। ट्रंप वास्तव में पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते क्योंकि तेहरान के साथ किसी भी तरह की बैक चैनल बातचीत के लिए पाकिस्तान ही उनके पास एकमात्र मध्यस्थ है। पाकिस्तान के बिना उनके पास कुछ भी नहीं है। कतर पाकिस्तान की जगह नहीं लेगा क्योंकि तेहरान पहले ही ट्रंप से कह चुका है कि कतर स्वीकार्य नहीं है। कतर दोस्त है, वे कतर से बात करते हैं, वे ओमान से बात करते हैं, लेकिन उनका कहना है अगर आप MOU पर वापस जाना चाहते हैं तो वह इस्लामाबाद MOU है और पाकिस्तान हमारा मध्यस्थ है। तो मिस्टर आसिम अली दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापक व्यापार पर भी बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, दूसरी धमाकेदार खबर बहरीन थी। बहरीन, जैसा कि हमारे चैनल को और भू राजनीति को फॉलो करने वाला हर व्यक्ति जानता है, इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति का एक केंद्र रहा है, शक्ति के विस्तार और प्रदर्शन का केंद्र। ये क्षेत्र की उन सबसे बड़ी जगहों में से एक है जहां अमेरिकी नौसेना के अड्डे हैं। और अब बहरीन इस्लामाबाद में पाकिस्तान से बात कर रहा है कि वो कतर मक्का समझौते का एक और सदस्य बने। मक्का समझौता नहीं, माफ कीजिए, सऊदी समझौता, सैन्य समझौता। Saudi agreement, military deal, yeah. military agreement. So, तो निष्कर्ष यह है, अमेरिका हार रहा है। अमेरिका इस क्षेत्र से बाहर निकल रहा है और उसकी जगह जो उभर रहा है वह ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर बाकी खाड़ी देशों और अफगानिस्तान के बीच एक असाधारण संबंध है। वहां अमेरिका के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं बचती। पेट्रोडॉलर पर असर पड़ रहा है क्योंकि ईरान जो सबसे महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है उनमें से एक सुनिश्चित करना है कि व्यापार डॉलर में न हो। चीन इसका समर्थन करेगा, रूस इसका समर्थन करेगा। तो आज से 2 साल बाद औसत खाया ऑफर है। $40 ट्रिलियन के कर्ज साथ अगर पेट्रोडॉलर की रिजर्व मुद्रा के रूप में वही हैसियत नहीं रहती जो द्वितीय विश्व युद्ध के गरीब रहे, तो अमेरिका के लिए इसके विनाशकारी नतीजे होंगे, खासकर इस मायने में कि वह अपने $40 ट्रिलियन के कर्ज को कैसे वित्त पोषित कर पाएगा। किसी और देश के सामने ऐसी स्थिति नहीं है। तो दुनिया बदल रही है, असाधारण घटनाएं हो रही हैं और मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि पेपे एस्कोबार जैसे लोग जिन्होंने दशकों तक दुनिया भर की यात्रा की है, दशकों तक जमीनी स्तर पर यह समझा है कि वास्तव में क्या हो रहा है और इन बदलावों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब हम इन बदलावों को होते देख रहे हैं। अब हम नई विश्व व्यवस्था को आकार लेते देख रहे हैं। तो वापस आपके पास पेपे। Okay, just to wrap it up, Mr. Z. ठीक है, बात समेटते हुए मिस्टर जेड, ईरान और पाकिस्तान के बीच व्यापार में इस योजनाबद्ध बढ़ोतरी का एक बेहद दिलचस्प स्वाभाविक पहलू है क्योंकि यह चीन से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है।
यह नई सिल्क रोड्स के व्यवहार में काम करने का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। यानी चीन के दो प्रमुख बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साझेदारों का पश्चिम की ओर मिलन। यह चीन की पश्चिम की ओर बढ़ने वाली भू राजनीतिक और भू आर्थिक नीति का हिस्सा है। शुरू से ही ये दोनों नई सिल्क रोड के पश्चिमी छोर के साझेदार और गंतव्य रहे हैं, और अब हम एक ऐसा जुड़ाव देख रहे हैं जो कुछ महीने पहले तक मौजूद नहीं था। कई मायनों में पाकिस्तान के प्रति चीन की नीति और ईरान के प्रति चीन की नीति पूरी तरह एकीकृत नहीं थी। अब वह हैं तो अब हमारे पास एक ऐसा आंदोलन है जो एक साथ भू राजनीतिक, भू आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य है, और यह सब इस जैविक एकीकरण के आधार पर संगठित हो रहा है, खासकर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में। इसे वे पूर्वी एशिया, चीन, दक्षिण एशिया, पाकिस्तान और पश्चिमी एशिया यानी ईरान के बीच दिन ब दिन और बेहतर बना रहे हैं। व्यापक यूरेशिया के 3 प्रमुख सदस्य इसे एक साथ आते देखना ऐसी स्थिति में, जिसे तेहरान में बहुत सटीक ढंग से न युद्ध न शांति कहा जाता है, यही वह स्थिति है जिसमें हम अभी हैं, और ईरान इससे बाहर निकलना चाहता है। इससे निकलने का सबसे अच्छा भू आर्थिक तरीका है पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ अपने भू आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाना, साथ ही मध्य एशियाई साझेदारों के साथ भी। और आप सभी के लिए यूरेशिया के एकीकरण का मतलब यही है। कभी कभी ये लगभग एक आध्यात्मिक सा विचार लग सकता है, लेकिन व्यवहार में यह ऐसा दिखता है। व्यवहार में यह इसी तरह काम करता है, और मेरे मामले में मैं इस कहानी को तब से देख रहा हूँ जब शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान में न्यू सिल्क रोड्स की घोषणा भी नहीं की थी। यूरेशिया भर की अपनी यात्राओं के दौरान मैं इसे जमीनी स्तर पर पहले ही देख रहा था, तो अब रिपोर्टरों या विश्लेषकों के तौर पर हमारे नजरिए से इसे अपने सामने व्यावहारिक रूप में सच होते देखना अद्भुत है, और ये हर दिन अधिक स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहा है। खैर, मेरी ओर से यही छोटा सा समापन है। धन्यवाद मिस्टर जेड। कृपया। Well, that's my little wrap up. Thanks, Mr. Z, please. Well, it's an extraordinary day, Pepe. खैर पेपे, आज का दिन असाधारण है। असाधारण इसलिए क्योंकि आज रविवार है। आज रात असीम मुनीर तेहरान में होंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और इन मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंचेंगे। इसके बारे में हम आने वाले हफ्तों और आने वाले दिनों में सुनेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप ट्रंप की किस्मत सचमुच साथ नहीं देगी। उन्होंने अधिकतम सैन्य दबाव आजमाया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बेसेंट, वह भयानक बेसेंट ने अधिकतम आर्थिक दबाव आजमाया, और हम पहले ही जानते हैं कि वह डहना शुरू हो गया है। मेरा मतलब है, इसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, वह डहना शुरू हो गया है, कोई संभावना नहीं। पाकिस्तान ने अपने दरवाजे और भी ज्यादा खोल दिए हैं, और भी ज्यादा। चीन ने कहा है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे वैश्विक दर्शक जानना चाहेंगे, अब ट्रंप यहां से कहां जाते हैं? लेकिन यह बात ट्रंप से कहीं आगे जाती है, मिस्टर जी। यह राष्ट्रपति के तौर पर और उनके प्रशासन में भी रणनीतिक योजना की कमी है। वे अपने सामने मौजूद दुश्मन को समझना तो दूर, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। दुश्मन ईरान नहीं है, दुश्मन यूरेशियाई एकीकरण है। दुश्मन ये 3 सभ्यतागत राष्ट्र हैं जो यूरेशियाई एकीकरण की प्रक्रिया चला रहे हैं। रूस और चीन, 2 महाशक्तियां, और ईरान, एक नई बड़ी शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति, और ग्लोबल साउथ में भी एक महत्वपूर्ण शक्ति। और ये शतरंज की बिसात हर समय कैसे बदलती रहती है। अगर हम लंबी अवधि में किसी तरह का अभिसरण देखते हैं, तो वह यूरेशिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों का अभिसरण है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा और हमें सहयोग करना होगा। हमें एक बेकाबू साम्राज्य से खुद को बचाना होगा जो लगातार ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, और हमें यूरेशिया के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ना होगा। मसलन ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता व्यापार और वाणिज्य यूरेशिया के 3 केंद्रों से जुड़ा है: पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया। और जब हम इसमें रूस को जोड़ते हैं,
तो परिभाषा के अनुसार रूस महान यूरेशियाई राष्ट्र है। फिर हम देखते हैं कि तुर्की इसका हिस्सा बनने के लिए किस हद तक बेताब है। और यह इसलिए नहीं है कि लगभग किसी को भी तुर्की, एर्दोआन और उनके प्रशासन तथा उनके नव उस्मानी सपनों पर भरोसा है, लेकिन पूरे इस महाद्वीप के एकीकरण का हिस्सा बनने के लिए उन्हें हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। और इस सबसे बाहर कौन है? यूरेशिया का वह प्रायद्वीप जिसे यूरोप कहा जाता है। यह उनका अपना फैसला है और अपनी दूरदृष्टि की कमी, बल्कि साफ कहें तो मूर्खता की, उन्हें अविश्वसनीय रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे कहने का कोई और तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पर शतरंज की बिसात पर हर हफ्ते जो छोटे छोटे अतिरिक्त घटनाक्रम होते हैं, दक्षिण कोरिया के प्रति ट्रंप प्रशासन का विरोधी रवैया, इसका तत्काल नतीजा क्या हो रहा है? दक्षिण कोरिया चीन के और करीब जा रहा है। तुरंत अमेरिकी दक्षिण कोरिया को खोने के कगार पर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत, लेकिन लंबे समय में यही होगा। और जाहिर है वांग यी ये यूं ही नहीं कह रहे थे। देखिए, हम भाई हैं, बिल्कुल। Was already saying it. Look, we're brothers. Of course, this is the integration of Northeast Asia. ये पूर्वोत्तर एशिया का एकीकरण है और लंबे समय में इसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मेल मिलाप भी शामिल होगा। चीनी इस पर काम कर सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर चीनी कूटनीतिक तौर पर बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और ये सारी हलचलें पहले हुई थी। माफ कीजिए, इसे बहुत कूटनीतिक ढंग से कहूं तो ट्रंप प्रशासन की तैयारी की कमी और रणनीतिक अदूरदर्शिता की वजह से वे यूरेशियाई एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को नीचे धकेलते हैं, जबकि जिस युद्ध की शुरुआत आपने की है उससे निकलने का एकमात्र रास्ता भी आपको पाकिस्तान ही चाहिए, तो इसे रणनीतिक दूरदृष्टि की कमी भी नहीं कहा जा सकता। यह मूर्खता से भी परे है। इस मामले में राजनीति का कोई छोर भी, लेकिन यही समस्या स्मैमबा। Will never do something like this. But that's the problem. There is no unifying geopolitical vision in this. इस प्रशासन के पास कोई एकीकृत भू राजनीतिक दृष्टि नहीं है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला प्रशासन इससे बेहतर होगा। इसलिए वे गलतियां करते रहेंगे। साम्राज्य जब गलतियां करते हैं तो वे सिलसिलेवार गलतियां करते हैं, और जब वे गलतियां जमा होती जाती हैं तो वही पतन बनता है। तो हम पहले ही इस प्रक्रिया में हैं। यह एक लंबा पतन हो सकता है। वे बाकी दुनिया को भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे खास तौर पर ग्लोबल साउथ को बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे। वे ग्लोबल साउथ में हर जगह दखल देते रहेंगे, खासकर लैटिन अमेरिका में। उनके मन में ब्राजील को छोड़कर वे लगभग सबको पहले ही जीत चुके हैं। वे रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखेंगे। उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया में मदद की है जिसे हम साफ तौर पर जवमरिस्ता के पुनर्नाजीकरण कुंजी के रूप में बता सकते हैं। As a sort of re-Nazification of Germany. And now they are trying to conduct a process which we can. और अब वे एक ऐसी प्रक्रिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम साफ साफ जापान का फिर से नाजीकरण भी कह सकते हैं। इसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जब उन्होंने अतीत में ऐसा किया था तब 21वीं सदी की कहानी बिल्कुल अलग है। 21वीं सदी की ताकत पूरा यूरेशिया है, एक जैविक इकाई के रूप में। ये एक विशाल महाद्वीपों से भी बड़ा भूभाग है, मैंने जो सदियों तक मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण महाक्षेत्र रहा है। पिछले 2 सदियों यानी पिछले 230-40 वर्षों को छोड़कर, और अब वे फिर से एक साथ आ रहे हैं। निकट भविष्य में वही भू राजनीतिक नियति तय करेंगे, और बीच में बस ये छोटा सा अंतराल रहा जब अमेरिकियों ने सोचा कि इतिहास का बाकी हिस्सा उनका है। नहीं, तुम्हारा इतिहास सिर्फ 70-80 साल चला। अलविदा, यह खत्म हो चुका है। Your history lasted only 70-80 years. Bye-bye. It's over. Extraordinary summation, Pepe, extraordinary summation. बेहतरीन प्रस्तुति, बेहद बेहतरीन प्रस्तुति। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप यहाँ हैं और मैंने आपकी बात सुनी, क्योंकि इस वक्त वास्तव में यही हो रहा है। जिस किसी के पास जमीनी स्तर पर आपके जैसा गहरा ज्ञान और अनुभव है, वह आपसे सहमत होगा, और जिनके पास नहीं है वे ज्यादातर कॉरपोरेट से पैसे पाने वाले टिप्पणीकार हैं जो प्रचार में लगे हुए हैं।
और इसी वजह से हम यहाँ हैं, ताकि हम असली खबरें दे सकें। तो रविवार की शाम अपने परिवार से समय निकाल कर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच आभारी हूँ। आपका यहाँ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे दर्शकों से कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे लैरी के साथ, और मंगलवार को फिर पेपे के साथ, और बुधवार को हम तीनों के साथ। हम आपको ये खबरें लगातार इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्पेसिफिक पर खबर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद लवी। So thank you very, very much. Bye bye. Say any oath. Cheers.